नमस्कार, वेलकम टू नवदिशा। यह वीडियो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के भाषा संबंधी पेपर 2 से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस भाषा पत्र के प्रथम टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सिलेबस का प्रथम टॉपिक है हिंदी की उत्पत्ति। अगर हम इसकी उत्पत्ति को देखें तो हम यह पाते हैं कि इसका विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं में आए निरंतर परिवर्तन का परिणाम है। यहाँ हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पुराने मौजूद भाषाओं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश में किस प्रकार परिवर्तन हुआ और हिंदी की उत्पत्ति का रास्ता खुला। यहाँ हम यह देखते हैं हिंदी के पूर्व 4 मुख्य भाषा काल अलग अलग समय पर विद्यमान रहे, जिसमें संस्कृत भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। पाली भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली सदी ईस्वी तक था। प्राकृत भाषा का काल पहली सदी ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक तथा अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक रहा। यहाँ भाषा काल की जो अवधि दी हुई है वह परीक्षा हेतु प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा का काल कब से कब तक रहा, पाली भाषा का काल कब से कब तक रहा एवं इस प्रकार चारों भाषाओं का काल दिया जा सकता है एवं यह क्वेश्चन मिलान के रूप में भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक हमने यह समझा कि पूर्व में 4 भाषा काल विद्यमान थे। अब इन चारों कालों का अलग अलग थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला भाषा काल है संस्कृत भाषा काल। संस्कृत भाषा का सबसे शिष्ट और मानक रूप संस्कृत के वैदिक ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत भाषा काल को भी 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला वैदिक संस्कृत के रूप में तथा दूसरे को लौकिक या क्लासिकल संस्कृत के रूप में विभक्त कर सकते हैं। वैदिक संस्कृत वैसी भाषा को कहा गया जिसमें वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद इत्यादि शामिल थे, एवं लौकिक या क्लासिकल संस्कृत उस संस्कृत को कहा गया जिसमें विभिन्न लेखकों द्वारा अपनी रचनाएं प्रकाशित की गई, जिनमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अशोकोस, कालिदास, माघ जैसे विभूतियों की रचनाएं शामिल होती हैं। संस्कृत भाषा काल में यह भाषा 3 क्षेत्रीय बोलियों के रूप में विकसित होती गई, जिसमें पहला है पश्चिमोत्तर, दूसरा है मध्य देशी तथा तीसरा है पूर्वी। संस्कृत के पश्चात भारत में पाली भाषा का प्रभाव रहा। इस दौरान बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा का मानक रूप प्रचलित था। इस दौरान संस्कृत की 3 क्षेत्रीय बोलियों के अतिरिक्त एक और बोली विकसित हुई, दक्षिणी, जिससे पाली भाषा काल में कुल 4 क्षेत्रीय बोलियां विकसित पाई जाती हैं। पाली भाषा काल के पश्चात प्राकृत भाषा काल का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ क्षेत्रीय बोलियों का और भी अधिक विस्तार हुआ एवं पूर्व से मौजूद क्षेत्रीय बोलियों के अलावा सौरसैनी, पैशाची, ब्राचर, महाराष्ट्री, मागधी एवं अर्धमागधी जैसे क्षेत्रीय बोलियां विकसित होती चली गई। चौथा भाषा काल अपभ्रंश काल से संबंधित रहा। इस दौरान प्राकृत भाषा काल की 5 मुख्य क्षेत्रीय बोलियों एवं आज के 9 उपभाषाओं का विकास इस काल में ही हुआ। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर हम इन चारों को इस तालिका के माध्यम से हम अपभ्रंश के रूप एवं उससे संबंधित उपभाषाओं को देखेंगे, जिसमें पहले अपभ्रंश के रूप सौरसेनी था, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी एवं गुजराती उपभाषाओं का विकास हुआ। इसी प्रकार पैशाची अपभ्रंश से लहंदा एवं पंजाबी उपभाषा विकसित हुई। ब्राचर से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, ओडिया तथा असमिया जैसी उपभाषाओं का विकास हुआ एवं अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी के उपभाषाओं का विकास हुआ। अगर हम इस तालिका पर गौर करें तो हम पाते हैं कि वर्तमान में हिंदी का जो स्वरूप विद्यमान है वह अपभ्रंश के 3 रूपों सौरसेनी, मागधी एवं अर्धमागधी से विकसित हुई है। इस स्लाइड के माध्यम से अपभ्रंश के उक्त तीनों क्षेत्रीय बोलियों से उत्पन्न 5 मुख्य उपभाषाओं एवं उनसे संबंधित वर्तमान हिंदी क्षेत्र की बोलियों का अध्ययन करेंगे।
सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी एवं पहाड़ी हिंदी जैसे 3 उपभाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का एवं अपभ्रंश के मागधी रूप से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। हिंदी उपभाषा की बात करें तो इससे मुख्यतः 5 प्रकार की बोलियों का जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख है खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, तीसरा हरियाणवी, चौथी बुंदेली एवं 5वीं कन्नौजी। इसी प्रकार यदि हम राजस्थानी हिंदी उपभाषा की ओर ध्यान दें तो इससे 4 प्रकार की क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई, जो पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी एवं दक्षिणी राजस्थानी के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं, जिसमें यह दिया रहता है कि पश्चिमी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन सी है, तो इसका आंसर जैसे पश्चिमी राजस्थानी की प्रमुख बोली मारवाड़ी होगी, उसी प्रकार पूर्वी राजस्थानी की जयपुरी या ढूंढानी, उत्तरी राजस्थानी की मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थानी की बोली मालवी होगी। स्वरसैनी अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत देखें तो इससे 2 क्षेत्रीय रूपों का विकास हुआ, जिसे पश्चिमी पहाड़ी एवं मध्यवर्ती पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मध्यवर्ती पहाड़ी को 2 अन्य रूपों में विभक्त किया गया है, जो गढ़वाली एवं कुमायूनी के रूप में देखने को मिलती है। अब यदि हम अपभ्रंश के मागधी रूप की ओर ध्यान दें तो इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ एवं पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी जैसी 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। इसका ट्रिक होता है ABC, A फॉर अवधी, B फॉर बघेली एवं C फॉर छत्तीसगढ़ी। तीसरा है मागधी अपभ्रंश, जिससे हमारी बिहारी हिंदी का विकास हुआ एवं इससे 3 क्षेत्रीय बोलियां भोजपुरी, मगही एवं मैथिली उत्पन्न हुई। आइए अब हम एक एक करके स्वरसैनी, अर्धमागधी एवं मागधी से विकसित हुई बोलियों का थोड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस खंड से बोली एवं उसके क्षेत्र, बोलियों के विभिन्न उपनाम, बोलियों के नामांकन के पीछे का कारण एवं इन बोलियों के लिए लौकिक साहित्य से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसमें पहली बोली खड़ी बोली है, जिसका प्रयोग 2 अर्थों में किया जा सकता है। पहली है खड़ी बोली के अर्थ में हम लोग हिंदी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, दिल्ली एवं मेरठ के क्षेत्र के आसपास जो बोली बोली जाती है उसे भी खड़ी बोली कहते हैं। और कभी कभी कौरवी बोली के लिए भी खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। अगर इसका हम उद्भव देखें तो यह स्वरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से इसका विकास हुआ है एवं इसी प्रकार इसका अगर क्षेत्र देखें जहाँ पर यह भाषा बोली जाती है तो देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद प्रमुख है। इसमें से अक्सर मेरठ एवं दिल्ली के क्षेत्र में किस प्रकार की बोली बोली जाती है, ऐसा कर कर प्रश्न पूछा जाता रहा है। दूसरी बोली है ब्रजभाषा, जिसका अर्थ होता है पशुओं या गायों का समूह या फिर चारागाह। इसका उद्भव जो है वह स्वरसैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ एवं इससे महत्वपूर्ण सवाल जो है पूछा जाता है वह यह है कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। हरियाणवी। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति हमेशा से विवादास्पद रही है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार इसका प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों ने इसे हरि प्लस यान के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें यह अर्थ था कि कृष्ण का रथ इधर से होकर के द्वारका को गया था। कुछ विद्वानों ने इसे हरि परस रण्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनका तात्पर्य था हरावन, तथा कुछ लोगों ने इसे अहिर प्लस आना के रूप में प्रस्तुत किया, जिस प्रकार राजपुताना इत्यादि शब्दों की व्युत्पत्ति उस क्षेत्र में अक्सर पाई जाती है। अगर इसके उद्भव की बात करें तो स्वरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से इसका विकास हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी पंजाबी से गिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप भी मानते रहे हैं। अगली बोली है बुंदेली। यह झांसी, जालौन, हमीरपुर इत्यादि के क्षेत्र में बोली जाती है एवं क्षेत्र के रूप में इससे सवाल भी पूछा जाता रहा है कि झांसी, जालौन इत्यादि के आसपास कौन सी क्षेत्रीय बोली जाती है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा यह बनता है कि ईश्वरी के फाग
किस लोक बोली में प्रसिद्ध है? इसका आंसर बुंदेली है। इसी प्रकार लोक गाथा आल्हा उदल बुंदेली की एक अपबोली बनाफरी में लिखी गई है। की बात करें तो इसका क्षेत्र जिससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है वह है कि हरदोई, पीलीभीत, कानपुर, फर्रुखाबाद इत्यादि के आसपास कौन सी क्षेत्रीय बोली बोली जाती है। अर्थात इस क्षेत्र में कन्नौजी बोली बोली जाती है और इससे संबंधित प्रश्न काफी बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी की बोलियों की ओर चलते हैं, जिसमें प्रथम है पश्चिमी राजस्थानी। इसकी प्रतिनिधि बोली मारवाड़ी है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि मीरा के पद किस राजस्थानी के क्षेत्रीय बोली में मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के क्रम में दूसरा है उत्तरी राजस्थानी एवं इसकी प्रतिनिधि बोली मेवाती है। यह मऊ जनजाति के क्षेत्रों में बोली जाती है एवं इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवटी है। इसी प्रकार अगली बोली है पूर्वी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी या ढूंढानी है और अक्सर इससे भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दक्षिणी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है। अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी की बोलियों की ओर रुख करते हैं। इसमें पहली है पश्चिमी पहाड़ी, जो जौनसर सिरमौर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसी प्रकार अगर हम अगली बोली को देखें, अगली उपभाषा को देखें तो यह है मध्यवर्ती पहाड़ी, जो गढ़वाली तथा कुमाऊनी के रूप में दो अन्य उपभाषाओं के रूप में विभक्त हो जाती है। अब हम अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी की बोलियों को देखते हैं। इसमें पहली बोली है अवधी। यह बोली अयोध्या को केंद्र मानकर बोली जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, बहराइच इत्यादि। कुछ लोग इससे ब्रज भाषा का ही एक उपबोली मानते हैं। इस बोली से सर्वाधिक प्रश्न जिससे पूछा जाता है वह यह है कि इस भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है। इनमें मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान एवं सबल सिंह जैसे काव्य प्रतिनिधि शामिल हैं। इस उपभाषा की दूसरी क्षेत्रीय बोली है बघेली। वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधी की ही एक उपबोली है तथा इसे दक्षिण अवधी भी कहा जाता है। यह खासतौर पर रीवा, नागौर, शहडोल, सतना इत्यादि के क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी तीसरी क्षेत्रीय बोली है छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ एवं यह सरगुजा, कोरिया इत्यादि के क्षेत्र में बोली जाती रही है। मागधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी की बोलियों को अब हम देखते हैं। इसमें पहली बोली है भोजपुरी, जो बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर इस भाषा का नाम पड़ा है। यह मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है एवं यह बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया इत्यादि के आसपास में बोली जाती रही है। इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि हिंदी प्रश्न की बोलियों में किस भाषा के बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, जो होगा भोजपुरी। अगर हम महगी बोली की बात करें तो यह मगध से विकसित हुई है एवं पटना, गया के आसपास यह बोली बोली जाती रही है। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण बोली है मैथिली। यह हिंदी एवं बंगाल क्षेत्र की संधि पर बोली जाती है एवं मिथिला क्षेत्र में यह बोली काफी संख्या में बोली जाती है। यह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर इत्यादि के क्षेत्रों में बोली जाती रही है। इसके सबसे महत्वपूर्ण एवं विख्यात कलाकार विद्यापति रहे हैं, जिन्होंने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो गोविंद दास जी, रंजीत लाल जी, हरिमोहन झा जी इत्यादि भी इसके अच्छे साहित्यकार रहे हैं। हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित यह वीडियो यहाँ ही समाप्त होता है। धन्यवाद।